अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैं हूँ आरज़ू काज़मी और बात शुरू करेंगे एक बार फिर ईरान से। वैसे तो खैर ईरान की न्यूज़ आपको हर जगह ही मिल रही होगी और हमने हमेशा यही कहा है कि जी हमारे चैनल पे आपको हर वो खबर मिलेगी जो आपको किसी दूसरे चैनल पर भी मिलेगी। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम आपको वो न्यूज़ देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी या आपको वो देखने को मिलेगा जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई क्लेम हमने आपसे नहीं किया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब हम जो है शुरू इस बार भी ईरान से ही करेंगे और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ेंगे न्यूज़ की तरफ। तो जी ईरान ने कहा है कि उसको गारंटी चाहिए चाइना से, यानी कि चाइना से गारंटी चाहिए अप्रूव करने से पहले। जो यूएस डील ईरान और अमेरिका के बीच में अप्रूव होने जा रही है, उसको ओके करने से पहले या उसके ऊपर उसको अप्रूव करने से पहले ईरान चाहता है कि चाइना जो है वो गारंटी दे। अब चाइना क्या गारंटी दे भाई कि वो अमेरिका जो है दोबारा अटैक नहीं करेगा, या अमेरिका जो है वो किस तरह से ईरान से बिहेव करेगा, या सैंक्शंस हटा देगा, या जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात हो रही है उस पर रोका नहीं जाएगा। किस चीज के लिए जो है वो ईरान को चाइना की गारंटी चाहिए? चाइना की गारंटी मतलब चाइना वाले तो खुद बेचारे बेचारे उतावले बावले हुए घूमते हैं जब पाकिस्तान के हत्थे चढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है उनको तो अपनी खुद की गारंटी नहीं है, तो वो फिर ईरान को क्या गारंटी देंगे। उन्होंने तो ये कहा था जी, कोई 12-13 साल पहले जब ये सीपीसी शुरू किया गया था, सीपैक, तो कहा यह गया था कि जी सीपैक बन जाएगा तो जी यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इस रीजन में, और उसके बाद हम दुबई को भी जो है कहीं पीछे छोड़ देंगे और उससे कहीं ज्यादा जो है वो गवादर की पोर्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पाकिस्तान को हम न्यूयॉर्क बना देंगे और पाकिस्तान को हम दुबई बना देंगे और ये कर देंगे वो कहते हैं। दुबई तो हो सकता है हम अभी भी बना दें, इसलिए कि अगर ईरान का मीटर घूम गया तो ईरान ने जो है वो यहाँ पर मिसाइल मार मार के हमें यूएई तो वैसे ही बना देना है, जो कि हम नहीं बनना चाह रहे। लेकिन बात सारी ये है कि सारी बातें जब चाइना ने की थी तो चाइना को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि उसका सीपीसी जो है वो 13 साल के बाद भी कंप्लीट नहीं होगा। फेज 1 कंप्लीट हुआ नहीं है, फेज 2 के लिए हम मुसलसल पैसा मांगते रहते हैं। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी भी मुलाकात हुई है शी जिनपिंग से, और यकीनन उन्होंने उनको भी हो सकता है कि साइड बेड में जाके सैल्यूट वलूट मार दिया, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब को तो वैसे ही आदत है कि जहां वो कोई पैसे वाली कंट्री में चले जाते हैं और उन्हें पता होता है कि ये हमारा कुछ फायदा कर सकते हैं, हम इनसे कुछ डॉलर वॉलर मिल सकते हैं, तो वहीं पर शहबाज शरीफ साहब जो है, आप लोगों को पता ही है कि इससे पहले वो ट्रंप को सल्यूट मारते रहते हैं और अभी भी उनका यही हाल है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को ढूंढते रहते हैं कि कोई मिल जाए जिसको के जाके जो है शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर सल्यूट कर दें। और अभी आजकल वो खैर शी जिनपिंग के पीछे हैं, कहा यही जा रहा है कि जी चाइना में उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। तो अगर ईरान ये सोच रहा है कि चाइना ईरान को जो है अमेरिका की गारंटी देगा, तो क्या चाइना इतनी बड़ी गलती कर सकता है? क्या चाइना वाकई में ईरान के लिए ये सब कुछ करेगा कि वो अमेरिका से गारंटी लेके जी आपने जो है वो अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करना, या सॉरी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना, या आपने ईरान पे किसी तरह की सैंक्शंस नहीं लगानी? मुझे नहीं लगता कि चाइना इस तरह के मामले में पड़ेगा या पड़ सकता है, या अमेरिका जो है वो चाइना के लिए बात सुनेगा ईरान को लेकर। इसलिए कि पहले ही आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे यहाँ पर यानी चाइना, तो उनको हासिल तो कुछ हुआ नहीं, जैसे आए थे वैसे के वैसे ही वापस चले गए और उनको कोई भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हासिल हुआ तो वो सिर्फ इस पूरी लड़ाई के बीच में और लड़ाई से पहले और बाद में सिर्फ ये कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सल्यूट मारा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके ऊपर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो कहते जी पैसे वाले तो ऐसी क्या बात है जी, उनके तो हम जूते भी साफ कर सकते हैं, नहीं तो हम सल्यूट भी मार सकते हैं। और वैसे कहने के लिए जी हमारी कंट्री जो है ना जी, हम जी बड़े इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम किसी के आगे झुकते नहीं है जी, हमने अपनी आजादी बड़ी प्यारी है, इस किस्म का भाषण जो है वो दिया जाता है। तो खैर हम बात कर रहे थे चाइना की। तो जी चाइना ने जो है वो अभी तक तो कुछ कहा नहीं है कि जी वो ईरान को कोई गारंटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि चाइना को तो बेचारों को अपनी खुद की नहीं पता होती, इसलिए कि उन्होंने जो सीपीसी शुरू किया था
और उनका ख्याल था कि कुछ ही साल में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बस जी फिर तो डॉलर ही डॉलर होंगे, जैसे हमारे बहुत से लोग डॉलर ही डॉलर भी कहते हैं, तो वो होंगे और उसके बाद मजे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसमें खैर एक कैरेक्टर जो है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा का भी था, जो कि बहुत सारी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर 9-11 हो गए, और लोग ये सोचते रह गए कि गए तो कहाँ गए। लेकिन खैर इनका पिज्जा, पापा जॉन्स पिज्जा जो है, मैंने सुना है, कभी मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बहुत ही बकवास है। तो लोगों को मैं यही कहूंगी कि मत खाएं। मैंने जिस किसी से भी पूछा है उसने कहा बहुत बकवास है, मत खाना, कोई और मंगा लेना। लेकिन खैर उससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है जी, उन्होंने अपने पैसे से समेटे और इसीलिए उनको जो है वो सीपीसी की चेयरमैनशिप से भी हटाया गया, क्योंकि चाइना ने कहा जी इनके होते हम नहीं आ सकते। मगर अब हम क्या करें जी, हमारे जो भारत के दोस्त हैं उनको तो बस हमारे चीजों के पीछे पड़ जाने की आदत है। हालांकि आप देखिए कि पाकिस्तान रेलवे ने जो है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे ख्याल है 4 मई की बात है, कि उन्होंने जी ये ऐड लगाया और कहा कि जी ट्रैवल विद अस, और उसके बाद ये भी बताया क्या कि जी हम थोड़े स्लो जरूर हैं लेकिन हम बहुत सेफर हैं। और ये भी कह लीजिए कि साथ ही भारत के जो जहाज गिराए जाने का क्लेम है, तो उन्होंने कई जहाज भी गिरते हुए दिखाए। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ के नहीं बोलना चाहिए और थोड़ा सा तमीज से रहना चाहिए तो अच्छा होता है। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि हम तमीज से नहीं रहे, तो उसके बाद ये हुआ कि जी 4 मई को हमने ये ऐड लगाया कि जी हमने तो इतने जहाज गिरा दिए और हमारे साथ ट्रेन में सफर कीजिए। और उसके बाद 24 मई को जो लोगों ने इनकी बात का भरोसा किया और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, जी हाँ, बलूचिस्तान में, आप लोगों को जानते हैं कि किस तरह से वहां पर अटैक हुआ है बीएलए का, और कितने ही लोगों की जाने गई, कितने ही लोग जख्मी हो गए। तो अब उसके बाद वैसे तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है और इस पर अफसोस ही होना चाहिए, अफसोस ही है कई लोगों को, बल्कि बहुत से लोगों को, बल्कि शायद सभी को। लेकिन बीच में हमारे कुछ इंडियन मीडिया के दोस्त और इंडियन रिटायर्ड फौजी जो हैं वो बीच बीच में निकल आते हैं और फिर इसके सब की ट्वीट्स भी लगा देते हैं। अब ये मेजर गौरव आर्या कोई देख लीजिए, भला क्या जरूरत थी हुण आराम है लिखने की। यानी एक तरफ तो ये पाकिस्तान रेलवे का उन्होंने ये पेज जिसपे ये बताया गया था कि जी हमारे साथ सफर कीजिए, हम थोड़े स्लो है लेकिन हम बहुत सेफ है और इनके जहाजों की तरह हम गिरते नहीं है या इसकी तरह हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कहा उसके ठीक 20 दिन के बाद ही जो है वो ट्रेन पर अटैक हो गया और जो कुछ हुआ उसके बाद मेजर साहब को आप जानते ही हैं कि मेजर साहब तो जरा नहीं छोड़ते। इतनी सी चीज कोई मिल जाए ना पाकिस्तान की तो बस आ जाते हैं बैंड बजाने। तो उन्होंने जी फौरी तौर पे ट्वीट लगा दी होण आराम में। हालांकि मुझे पता है कि मेजर गौरव को ज्यादा पंजाबी नहीं आती, लेकिन पता नहीं उन्होंने होण आराम कहाँ से सीखा है। लेकिन खैर बाहर उन्होंने ये लगा दिया है और उसके बाद यकीनन उनकी ट्वीट के ऊपर जो है बहुत से पाकिस्तानी पहुंचे होंगे और उन्होंने उनको सही खरी खोटी सुनाई होगी। लेकिन मेजर साहब को इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको शायद आदत हो गई इतने सालों में पाकिस्तानियों के साथ डील करते करते, उनको जवाब देते देते। लेकिन एक वीडियो मेजर साहब की मैं क्लिप यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। वैसे तो पुरानी वीडियो, मेरे ख्याल 2-3 साल पुरानी है, मगर अभी बहुत शेयर की जा रही है, जिसमें वो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के घर को इंडियन आर्मी चीफ के घर से। हो सकता है आप लोगों ने ये वीडियो देख रखी हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा छोटा सा क्लिप है, उसको देखते हैं और फिर बात करते हैं। ये घर देखिएगा, यहाँ पे नेम प्लेट देखिए, ये इंडियन आर्मी के 4 स्टार जनरल का घर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और सीडीएस रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूं, मैं बहुत एडमायर करता हूं आपको। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके जो 4 स्टार जनरल हैं, जो आपके आर्मी चीफ हैं, कभी उनका भी वीडियो डालिए कि साहब ये हमारे आर्मी चीफ हैं, ये जनरल बाजवा है ना, ये इनका घर है, घर के अंदर जरा शूट करवाइए। जनरल अशफाक परवेज के यानी जी। तो ये थे मेजर गौरव आर्या जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, और मेरा ख्याल है वो डेफिनेटली जो लाहौर से बहुत सारे यूट्यूबर निकले थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे और बहुत सी वीडियोस बनाया करते थे रोड पर जा जाकर, शायद वो उनसे बात कर रहे थे। और उनका कहना ये था कि जाहिर उन्होंने कोई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को या और किसी को नहीं कहा, उन्होंने उनको कहा जो मेरे ख्याल है रोड पे निकल के वीडियो बनाया करते हैं कि जी जाके और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, चाहे बाजवा साहब का उन्होंने नाम लिया, बाजवा साहब के यहाँ जाकर वीडियो बनाए या बाकी लोगों के अशफाक परवेज के आनी और इस तरह के लोगों के वो नाम ले रहे थे। और उनका कहना था कि जी उनके घर को जाके दिखाइए और फिर आपको पता लगेगा कि जी कितना पैसा है और कितने शानदार घर है इनके, जबकि इंडियन आर्मी चीफ का घर जो है वो सादा सा है। खैर ये चीज तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को पता है और कई लोग इस बात को जानते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं।
लेकिन उसी के साथ साथ जाहिर है कि कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जाता है और जिस तरह से कहा जाता है कि जी कुछ मत कहो, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा मेजर साहब के लोगों को समझ में ना आए। लेकिन खैर, आपकी ट्वीट्स चलती रहती हैं, आपकी वीडियोस चलती रहती हैं और आपको जहां मौका लगता है आप पाकिस्तान की लेग पुलिंग करते रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल जो बात आप इस वक्त भी बता रहे हैं वो बात तो सच्ची है, लेकिन कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि आपके यहाँ इतनी करप्शन या करप्शन नहीं है, जो कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर जितनी पाकिस्तान में है। जिस तरह से यहाँ पर पैसा बनाया जाता है, जो अभी मैंने पिज्जा फ्रेंचाइज वाले जो थे जनरल आसिम सलीम बाजवा का भी जिक्र किया, वो तो एक कैरेक्टर है। ऐसे ही बेशुमार लोग यहाँ पर रहे हैं और अब लोगों को क्योंकि समझ आ गई तो इसीलिए तरफ परेशानी भी जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि शायद अब पाकिस्तान में भी जो है डोनाल्ड ट्रंप अब ये कहेंगे कि जी इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए, इजराइल को मान लिया जाए। क्या इस किस्म की कोई बात डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं पाकिस्तान को? इसके ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा तो खैर हम कह देंगे भाई हमारी मजबूरी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था, वरना तो वर्ल्ड बैंक IMF हमारे लिए बंद हो जाता। लेकिन उससे भी पहले क्या ईरान और बाकी गल्फ कंट्रीज इसके लिए तैयार हैं? क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? वैसे तो खैर अगर हमें कुछ कह दिया जाए, यानी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को कुछ कह दिया जाए, तो फिर ये लोग ना आओ देखते हैं ना ताओ, और ये फौरन ही तैयार हो जाते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान हमारे यहाँ सोचा नहीं जाता, और फिर यस्सर करने की हमें जो आदत पड़ चुकी है, वही यस्सर करते हुए हमने फौरन ही बात मान लेनी है। वैसे तो खैर इसराइल का ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा कुछ बनता नहीं है कि हम जिसके लिए उनके इतने दुश्मन हुए हुए, लेकिन बहरहाल हम क्योंकि कहते हैं कि जी हम फलस्तीन के साथ हैं, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जी फलस्तीन के साथ साथ जो है वो हमने अपने पासपोर्ट पर भी लिख कर रखा है कि जी हम जो है हमारे लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इसराइल नहीं जा सकते। अब कहा यह जा रहा है कि जी बांग्लादेश भी एक बार फिर रिस्टोर कर रहा है कि अपने पासपोर्ट पे से शायद उन्होंने हटा दिया था, लेकिन अब वो दोबारा अपने पासपोर्ट पे लिखने जा रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग भी सब जगह जा सकते हैं लेकिन इसराइल नहीं जा सकते। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का प्रेशर आ रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर ले इसराइल को, तो मेरा ख्याल है कर ही ले तो अच्छा है। इसलिए कि ये तमाशा बहुत दिनों से चल रहा है, गवर्नमेंट जो भी आती है वो कहीं ना कहीं इस तरह का इशारा जरूर देती है कि ये बात कही जा रही है। इस वक्त जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा कंट्रोल करके रखा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी, और पाकिस्तान के उन पावरफुल लोगों को जिनकी मर्जी से पाकिस्तान में हर फैसले किए जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली इसके लिए भी ये कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे और इसके लिए भी ये कुछ ना कुछ बात कर ही लेंगे कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ना नहीं की जा सकती या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को ना नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हो सकता है कुछ कह दें कि नहीं देखें जी इसराइल इतना कोई बुरा नहीं है, उसने कभी हमारे पर अटैक नहीं किया, उससे हमारा कभी झगड़ा नहीं रहा। हाँ, फलस्तीन के लिए था तो फलस्तीन का इशू तो सॉल्व हो ही रहा है, और अभी से हमारे लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि अगर फलस्तीन का या गजा का के जो इश्यूज हैं अगर वो सॉल्व हो गए और दोनों कंट्रीज अमन से हो गई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमारे टीवी पर तो आजकल काफी टाइम जो है वो हम देखते हैं कि नेतन्याहू को दिखाया जाता है, नेतन्याहू की बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ इतना आसान ना होगा जितना कि आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ बताया जा रहा है बार बार कि जी इसराइल के साथ हमारे टर्म्स जो है वो ठीक हो जाने चाहिए, इसराइल के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, इसराइल के साथ हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, इसराइल के लोग जी बहुत अच्छे होते हैं। ये बातें जो है अभी पाकिस्तान में शुरू की जा चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का माइंड जो है उसको एक तरीके से ले जाया जा रहा है उस तरफ जहां से लोगों को ये समझ आए कि अगर इसराइल के साथ पाकिस्तान बातचीत करता है, अगर इसराइल के साथ हमारे टर्म्स जो है वो नॉर्मलाइज होते हैं तो उस पर लोग जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर सकें। उसके लिए सबसे पहले जो मुल्ला माफिया है उसको कंट्रोल किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, और तब ही जो है वो बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि जाहिर है क्योंकि वो लोग कहेंगे कह रहे भाई हम तो कब से इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे और आपने अचानक ही जाकर और इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो अब हम करें तो क्या करें और अपने आप को किस तरह से जस्टिफाई करें या बचा पाए। यही बातें जो हैं ये यहाँ पर शुरू होंगी और उसके बाद यकीनन ये भी सोचा जाएगा कि आखिर किस तरह से इसमें से निकला जा सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो बातें की जा रही है उसमें लगता यही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है
कि इजराइल के साथ अपने मामलात को सही करने के लिए ये बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम न्यूयॉर्क के जो नए मेयर हैं यानी कि ममदानी, जोहरान ममदानी, तो उनका क्या, उन्होंने ये कहा है कि जी न्यूयॉर्क में जो इजराइल डे मनाया जाएगा उसकी परेड में वो इस साल नहीं जाएंगे। और जोहरान ममदानी जो हैं वो शायद पहले मेयर होंगे जो कि तकरीबन 61 ईयर्स में पहले मेयर होंगे जो कि इस तकरीब में या इस इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे उसकी डिटेल नहीं बताई, हो सकता है कि वो न्यूयॉर्क में ही ना हो सकता है अमेरिका से बाहर हो, या किसी और इवेंट में पहले से ही उन्होंने कमिटमेंट कर रखी हो जिसकी वजह से वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्योंकि वो नहीं जा रहे तो इस बात को लेकर अभी काफी सोशल मीडिया पर जो है डिस्कशन चल रही है, लेकिन अभी तक रीजन उन्होंने बहरहाल नहीं बताया कि वो क्यों नहीं जा रहे। मौलाना ताहिर अशरफी जो कि अक्सर हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हर हुकूमत के साथ कैबिनेट में शामिल होते हैं, रिलीजियस जो भी मैटर्स होते हैं उसको देखा करते हैं, उनका कहना है मैंने हुकूमत से आज तक अपने लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। यहाँ पर मुझे वो गाना याद आ रहा है, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो मुझे लगता है कि पैसे नहीं लेते होंगे, 4 बोतलें ले लेते होंगे, क्योंकि मैंने सुना है ठीक ठाक टिका कर आते हैं और कई बार तो टीवी टॉक शोज में भी पीकर आ जाते हैं और उसके बाद जो हरकतें होती हैं, जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं वो सभी के सामने। तो इसलिए ये कहना कि जी ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं तो ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा रहे। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट में जो भी आता है वो आकर ये जरूर कहता है कि जी हम तो गवर्नमेंट से पैसे ही नहीं लेते। मरियम नवाज कहती है मैं सैलरी नहीं लेती, उसके साथ उनके साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं सैलरी नहीं लेता, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं जी हम सैलरी नहीं लेते। मतलब जो आता है, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो भी जब आए थे तो यही कह रहे थे जी मैं तो कंट्री के लिए फ्री में काम कर रहा हूँ। भाई आप लोग जो छील कर जाते हैं ना पब्लिक को, आप लोग जिस तरह से पैसा समेट कर और जो कह लीजिए कि जिस तरह से लूट मार करके जाते हैं, तो फिर आपको सैलरी की क्या जरूरत है? सैलरी का आप लोगों ने करना क्या है? इसलिए कि वो सैलरी जो है वो तो शायद आपकी एक दिन का खर्चा में भी ना शुमार होती हो। जो जिस तरह से आप लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा होता है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की सैलरी की या किसी चीज की जरूरत होती है। बहरहाल यहाँ पर जो है वो जो आता है वो यही एहसान जताता है कि जी हम तो पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान के खादिम हैं, जबकि होता यह है कि पब्लिक का हाल खराब कर देते हैं। और ये खादिम जो हैं ये कभी हेलीकॉप्टर में चले जा रहे होते हैं तो कभी उनके पीछे आगे 10-10 गाड़ियां चल रही होती हैं। उसके बाद एक एक टाई और एक एक सूट की कीमत ऐसी होती है कि हसन निसार साहब कह रहे थे कि 500 बच्चियों की शादियां हो जाए। बहरहाल ये लूट मार का बाजार तो हमारे यहाँ बरसों से गर्म है और शायद पाकिस्तान बनाया ही इसीलिए गया था कि लोगों को जरा यहाँ पर खुल के लूट मार खाने पीने का मौका मिल जाए। इसलिए कि शायद भारत में होते या साथी होते तो इतना मौका ना मिलता। अपनी एक अलग कंट्री बनाइए, अलग से लूट मार करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जी हम तो मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, हम तो मुल्क के लिए पूरे टाइम काम कर रहे हैं। ये कौन सा काम है जिसमें जो पब्लिक है उसका तेल निकला चला जा रहा है और जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं और जो लोग पार्लियामेंट के अंदर लोगों को बिठाते, हटाते, लटकाते, जेल में डालते, उनके मजे ही मजे, और बाकी आम पब्लिक जो है वो सर पकड़ के बैठी है। खैर बहरहाल अब इसके ऊपर बात हम करते रहेंगे और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन मेजर साहब से यही कहूंगी कि प्लीज इतना मत हमें क्रिटिसाइज किया करें। हमें पता है क्या गड़बड़ है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि अब हमें ऐसे ही रहने की आदत हो गई है। थैंक यू।